हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। चलिए हम देखते हैं वन बाय वन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपका पूरे के पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। P and Q are the point with a coordinate 2, -1 and -3, 4. Find the coordinate of point R such that PR is 2/5 of PQ. ये CBSE 2017 सैम्पल पेपर में पूछा गया सवाल है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट्स दे दिए हैं P and Q, वो पॉइंट सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। ये पॉइंट दे दिया है, P का पॉइंट दे दिया है 2, -1 और Q का पॉइंट दे दिया है हमारे पास -3, 4। ये अपने पास दे दिया है P और Q के पॉइंट्स। अब बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन R सच डेट। अभी अगर एक R अगर हम पॉइंट ले यहाँ पे, ये सपोज हमने R ले लिया, तो अब इस R का मुझे पॉइंट निकालना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ x, y। अब मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या ले लिया, x, y ले लिया। ये P हो गया, ये Q हो गया, इसको मैं ये ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब ये x, y मुझे फाइंड करना है, जिसमें उसने बोल दिया जो PR है, मतलब इसकी बात किया है उसने, जो PR है वो क्या है 2/5 ऑफ PQ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो मतलब PR की वैल्यू उसने दे दिया है 2/5 ऑफ PQ। तो अब यहां से हम इसको रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालोगे भाई, PR डिवाइड बाय PQ इक्वल्स टू 2/5। तो अब मुझे मिल गया, मतलब PR बाय PQ। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, इसी को रेशियो मान लेते हैं, M1 और M2 मान लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत है। पूरा का पूरा नंबर 0 हो जाएगा, आपका एक नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो रेशियो रहता है हमारा वो ये रहता है M1:M2, मतलब यहां से यहां तक M1, यहां से यहां तक M2। लेकिन इसमें क्या दिया, ये PQ दे दिया गया। PQ मतलब क्या है, PQ ये पूरा है यहां से लेकर यहां तक। अब जब पूरा दे दिया है 5 और PR की मतलब वैल्यू हो गई यहां से लेकर यहां तक, तो PR की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अब अगर ये 5 है, ये 2 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सिंपल सी बात है ना। ध्यान दोगे तो क्या किया मैंने, पूरे में से M1 इसको माइनस किया PR को, तो मुझे क्या मिला, RQ मिल गया। तो वही काम करना था अपने को। तो अब मुझे क्या मिला, PR की वैल्यू हो गई मेरी 2 और डिवाइड बाय PR बाय RQ की वैल्यू कितनी हो गई, डिवाइड में 3। यही होगा, क्योंकि PQ की वैल्यू 5 है, तो 5 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो PR और RQ की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 2 और 3, जब मुझे रेशियो मिल चुका है। अब जब आपको रेशियो मिल चुका है तो ये कब लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, x = M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूलेस जरूर लिखिएगा, क्योंकि फॉर्मूलेस के नंबर मिलेंगे, हर स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे, हाफ नंबर, 1 नंबर, सबके नंबर मिलेंगे। तो ये बिल्कुल मत छोड़िए। मैंने फॉर्मूलेस की पूरे 15 चैप्टर के फॉर्मूलेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलेस ही पढ़ लेंगे ना तो आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो पास होने तो बहुत ईजी है मैथ्स में, फॉर्मूलेस से ही पास हो सकते हैं बस आप। अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, x = M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मुझे क्या पता करना चाहिए कि M1 क्या है, M2 क्या है, X1 क्या है, X2 क्या है। तो ये हम क्वेश्चन में देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीजें गिवन है। क्या है, अगर मैं X1 की बात करूंगा तो वो क्या है, P का पॉइंट है, तो ये 2 हो गया। Y1 की बात करूंगा तो ये P का पॉइंट है, ये हो गया -1। वैसे ही X2 की बात करूंगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये -3, और Y2 की बात करूंगा तो 4। और अगर M1 की मैं अगर बात करता हूं तो रेशियो है वो मेरा 2 है, और M2 की अगर बात करता हूं तो वो मेरा क्या है, रेशियो है 3 है। बस इतना आपको पहले से ही लिख लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लिख लोगे तो आपके लिए सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। बस अब आप पुट कर दो, M1 मेरा क्या है 2, X2 मेरा -3 प्लस M2 क्या है 3 और X1 क्या है +2 डिवाइडेड बाय M1 क्या है 2 प्लस 3, बस 2 × 3 -6 प्लस 6 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया, तो 0 आ गया यार। कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू क्या है, मतलब 0 है। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है, तो y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। y का फॉर्मूला क्या होता है, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय Y2 है मेरा 4 प्लस M2 है 3, Y1 है मेरा -1 डिवाइडेड बाय
2 + 3 कितना आ गया, 2 4 जा 8, ये हो गया 8 -3 डिवाइड बाय 5, मतलब 5 डिवाइड बाय 5 कैंसिल आउट होके क्या मिला, 1 मिला। तो मतलब जो कोऑर्डिनेट है x, y का वो मुझे क्या मिला, x मुझे मिला 0, y मुझे मिला 1, तो 0, 1 इज द आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। ये मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। तो मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में भी आता है अगर आपको क्वेश्चन, तो कोई जिस क्वेश्चन में अभी आपको डाउट होगा अब वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अभी एग्जाम टाइम है, 4 दिन बचे एग्जाम में, तो जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। जो भी डाउट है बिंदास होके पूछो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 3, a lies on the line represented by 2x - 3y = 5। ये आपका 1 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें बोल दिया है कि एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है 2x - 3y = 5। ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और इस लाइन में एक पॉइंट लाई कर रहा है। जब इस लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है तो उस इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करता है और वो पॉइंट है 3, a। अब इसमें बोल दिया है कि ये जो 3, a है ना, इसमें सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x जहां x होगा मैं क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, और जहां y होगा क्या पुट करूंगा, a पुट करूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो आपको टेंशन लेना नहीं है, ना छोड़ना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, आपको लेना है। -3a = कितना हो जाएगा, 5 - 6 -3a = कितना हो जाएगा, -1, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आ गया। एक बात की ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशंस पे एकदम ध्यान दीजिएगा, और दूसरी पॉजिटिव नेगेटिव की जो साइन रहती है ना, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं। सॉल्व करते पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे हो जाता है वो पता नहीं चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद एक कुछ सेकंड्स दे के उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि हाँ सही, सब सही किया होगी नहीं, कैलकुलेशन सही किया होगी नहीं, क्योंकि फ्लो में बहुत बार पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और फ्लो में कई बार कैलकुलेशंस की भी मिस्टेक हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, इनमें भी गलती हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पूरा बनाना रहता है, आंसर शीट पूरी बनानी रहती है। तो अब ये था क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाकी मैं कुछ आपको बताते रहूंगा टिप्स जो आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, चलिए हमें रेशियो फाइंड करना है सबसे पहले, जिसमें y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। y एक्सिस डिवाइड कर रहा है इन द सेंस, अगर मैं इस बात करता हूं ये कोऑर्डिनेट है a, ये कोऑर्डिनेट है b, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a पॉइंट की बात करेगा तो जो कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है वो दे दिया गया है आपका इसमें 5, -6, ये हो गया मेरा 5, -6, और जो b कोऑर्डिनेट है वो दे दिया गया है मेरा -1, -4। अब a और b दे दिया गया है। अब इसको y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज यहाँ पे y एक्सिस है। अब y एक्सिस की जब भी बात करेगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अपने मन से, पॉइंट को नाम दे देते हैं c। अब अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा ना, तो एक चीज ध्यान में रखना, y एक्सिस पे एट y एक्सिस x हमेशा 0 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो ये ऐसा कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, और ये हमारा होता है y कोऑर्डिनेट। तो जब इस पॉइंट की बात करूंगा, कोई भी पॉइंट बात करूंगा y कोऑर्डिनेट पे, तो इस पॉइंट पे ये x क्या है, ये x क्या है, ये x तो 0 है ना, ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। इसीलिए y कोऑर्डिनेट पे, किसी भी y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा मैं, तो वो उस पॉइंट पे x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम बात करेंगे एट y एक्सिस हमेशा x क्या होगा, 0। और वैसे ही हम एट x एक्सिस अगर बात करेंगे तो y हमेशा 0 होगा। तो क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x 0 रखना है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया x एक्सिस डिवाइड करना है तो y 0 रखना है, बस दैट्स ऑल, और इससे आगे क्वेश्चन नहीं है। और अगर रेशियो फाइंड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको लेट करते हैं k:1 में। अब ये y एक्सिस है तो इसका मतलब x 0 होगा, तो 0, y मान लेते हैं इसको, बस बन गया। जो पता है पुट कर दो। सबसे पहला तो वैल्यू लिख लो क्या क्या गिवन है। x1 मुझे गिवन है कितना, 5, y1 मुझे गिवन है कितना, -6, m1 मुझे गिवन है कितना, k, m2 मुझे गिवन है कितना, 1, और
हमारा x2 कितना गिवन है -1 और y2 कितना गिवन है -4। सब लिख लो पहले और कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद एक चीज़ और गिवन है x की वैल्यू कितनी गिवन है 0। तो जो वैल्यू गिवन है ना उसी का हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तभी हमारा क्या निकलेगा रेशियो निकलेगा। रेशियो निकालना ही ऐसा है कि जो वैल्यू गिवन होती है उसका फॉर्मूला लगा लो तो आपका रेशियो निकल जाएगा। क्योंकि अगर y का फॉर्मूला अगर आप लगा लोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि 2 अननोन हो जाएगा और एक इक्वेशन नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो अब x के वैल्यू मैं लगा लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कितना है वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 कितनी है, m1 है मेरा k, x2 कितना है, x2 है मेरा -1 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है मेरा 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी है इक्वल्स टू 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल टू 0। अब जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा -k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो k की वैल्यू आ गई 5। अब जब k की वैल्यू आ गई ना तो यही हमारा रेशियो है। क्यों, क्योंकि k की बात करूँगा तो ये m1/m2 है, m1/m2 है, k की वैल्यू क्या है 5 और दूसरा रेशियो क्या है 1। तो हम सबसे पहला लाइन यहाँ पे लिखना था हमें, लेट द रेशियो बी k:1। ये सबको आपको स्पेसिफाई करना है सबसे पहली लाइन में। अब ये रेशियो आ गया तो रेशियो हमारा क्या आ गया, m1 आ गया मेरा 5 और m2 आ गया मेरा 1। m1:m2 आ गया 5:1। अब जब आप 5:1 निकाल लिए, अब आगे क्या बोल रहा है y का कोऑर्डिनेट निकालो, तो अब y का फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। y का फॉर्मूला क्या है, y = m1/2 प्लस m2/1 अपन m1 प्लस m2। अब सब तो वैल्यू पता है, पुट करो, m1 भी आ गया m2 भी आ गया, सब पता चल चुका है, तो y की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। तो इसके बाद आपको y की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ सब चीज पता है, सिर्फ पुट करो और आंसर लाओ। तो चलिए अभी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, the x coordinate of point P is twice its y coordinate if the P is equidistant from Q and R, find the coordinate of P। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। the x coordinate of point P is twice the y coordinate। जो x coordinate है वो क्या है, y coordinate का twice है। अच्छा y coordinate अगर point P की अगर मैं बात करता हूँ ये, तो इसका अगर मैं y की बात करता हूँ तो y ये y हो गया, और अगर x की बात करता हूँ तो क्या है ट्वाइस है y के, तो ये हो जाएगा 2y। अब एक काम और कर सकते हो, अब y के कोऑर्डिनेट को कुछ भी लेट कर लो तो x का कोऑर्डिनेट उसका ट्वाइस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप कुछ लेट कर लो, m लेट कर लो, z लेट कर लो, k लेट कर लो, जो भी आपको लेट करना है लेट कर लो। तो अगर ये z होगा तो ये 2z, ये k होगा तो ये 2k, ये अगर m होगा तो ये 2m, क्योंकि इसमें कंडीशन दे दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, P इज इक्विडिस्टेंस। अच्छा ये पॉइंट जो है ना सपोज इक्विडिस्टेंस है, किससे इक्विडिस्टेंस है, एक पॉइंट Q हो गया, ये एक पॉइंट R हो गया, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे है और इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिया 2, -5 और -3, 6। अब इसके इक्विडिस्टेंस है। अच्छा इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इक्विडिस्टेंस, ये पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब ये कंडीशन है PQ का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस दोनों बराबर है। ये होता है इक्विडिस्टेंस का मतलब P से लेकर Q तक का डिस्टेंस और P से लेकर R तक का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अंडर रूट आ जाएगा। अब दोनों साइड जब अंडर रूट हो जाएगा तो हमको अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करोगे तो अंडर रूट के ऊपर जब स्क्वायर रहता है तो क्या कर देता है, ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है, एक्स बचता है। तो हमें अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करना है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड यहां पे लिख लेना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ दी साइड लिख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। अब PQ की वैल्यू फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है मेरा, अगर इसकी बात करेंगे हम PQ की तो कोई भी ले लो, x1 y1 x2 y2, आपको किसी को भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। PQ की बात करेगा तो चलो मैं इसको ले लेता हूँ, 2x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PR की बात करेंगे तो ये -3 - 2y का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है। इसमें क्या लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8y प्लस, अब जैसे जब भी नेगेटिव रहता है ना दोनों साइड, तो वो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या लगाना है फॉर्मूला। अगर आप नेगेटिव देखते हैं तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। एक बात बता देता हूं, अगर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी आपको दिखता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, कॉमन आउट हो गया, ये ऐसा होल है। तो जब ये स्क्वायर इसमें जाता है नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव को क्या बदल देता है, पॉजिटिव बदल देता है, और ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको दोनों माइनस दिखता है और उसके ऊपर स्क्वायर दिखता है ना, तो हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगा दो, बिना टेंशन, बिना सोचे समझे डायरेक्ट लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी नहीं लगाना है, a प्लस बी लगाना है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसमें मैं a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लूंगा बिना टेंशन। चार फॉर्मूला होता है जो a का स्क्वायर मतलब 25 प्लस b का स्क्वायर ये y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 5 जा, ये हो जाएगा 10y। कितना हो जाएगा, ये इक्वल्स टू, अब जो आगे है मैं आगे लिख लेता हूं पहले इसको, वैसे ही आ गया, दोनों नेगेटिव आ गया, मतलब क्या लगाऊंगा मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये 9 प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12y। फिर इसमें लगा लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस y स्क्वायर माइनस आएगा इसमें 2 6 जा 12y। बस सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट होगा कर दो, 4y स्क्वायर इधर से, 4y स्क्वायर इधर से, y स्क्वायर इधर से, y स्क्वायर इधर से, इतना तो कैंसिल हो चुका है। अब आगे देखते हैं हम और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को लिख लेते हैं, माइनस 8y प्लस 10y कितना होता है 2y। तो ये आ गया मेरा 2y प्लस 25 और 4 29, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 29 इक्वल्स टू, वैसे यहाँ पे कर लेते हैं 12y माइनस 12y। अच्छा ये भी कैंसिल हो गया यार, क्या बात है। अब 9 प्लस 36 कितना हो गया 45। अब यहाँ से 2y की वैल्यू क्या निकलेगी 45 माइनस 29। अब जैसे ही माइनस करूँगा कितना हो जाएगा, 15 में से अगर 9 जाता है कितना होगा, 9 और 6 15, और ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1 16। तो y की वैल्यू आ जाएगी 16/2 डेट इज 8। अच्छा 8 आ गई y की वैल्यू। अब जब 8 आ गई है y की वैल्यू, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2y, y, और यहाँ पे क्या है y 8 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 8, तो ये p कितनी आ गई 16,8। कितना सिंपल है, p के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने थे और p के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, बस इतना सा काम करना था। इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर दोनों में नेगेटिव है तो आपको ध्यान देना है कि उसमें आपको फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही लगाना है। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कंफ्यूज मत होना, बाकी तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्विडिस्टेंस कभी भी किसी से भी आ जाएगा, वैल्यू चेंज आएगी, हाँ 2y y की जगह xy दे देगा या 3 4 दे देगा, जो भी दे देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का कोई अननोन कर देगा, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो यही लगना है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आगे जब 11th में जाओगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना, क्वेश्चंस पे मत जाना, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। समझोगे तो अच्छी है आपके लिए, आगे आपके लिए जर्नी इजी हो जाएगी। नहीं समझोगे तो आपके लिए इजी हार्ड हो जाएगी आपके लिए जर्नी, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। शो डेट द पॉइंट -2, 5, 3, -4 एंड 7, 10 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा इसमें बोल दिया है कि 3 पॉइंट है और हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स प्रूव करना है आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, राइट एंगल में तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 90 डिग्री सबसे पहले राइट एंगल बना देते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स ये क्या है, इक्वल होने चाहिए, 2 साइड्स, और बेस एंगल जो इसके बेस एंगल है वो भी दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये मिक्सचर हो गया, किसका मिक्सचर हो गया भाई, ये 90 डिग्री है और ये भी दोनों इक्वल है और ये भी दोनों इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है और बेस एंगल भी इक्वल है, तभी वो कहलाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होंगे, कोऑर्डिनेट्स इक्वल तभी होंगे जब कोई भी दो बेस, कोई भी 2 साइड्स मतलब इक्वल आने चाहिए। अगर मैं जो भी कोऑर्डिनेट्स के नाम ले लेता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, पॉइंट ए हो गया मेरा कितना -2, 5, पॉइंट बी हो गया मेरा 3, -4, और पॉइंट सी हो गया मेरा 7, 10। अब इससे मुझे प्रूव करना है ये वर्टाइसेस है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में मुझे क्या पता होना चाहिए कि ये 2 साइड इक्वल आनी चाहिए बस, और एक साइड अनइक्वल आनी चाहिए। 2 साइड इक्वल अगर आती है आपके पास तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल।
राइट एंगल कैसे प्रूव करोगे? राइट एंगल प्रूव करने के लिए ये तो आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रूव हुआ ना, अगर सिर्फ आइसोलेटेड ट्रायंगल बोलता तो मैं ये करता, लेकिन राइट एंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल तभी प्रूव होगा जब इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि आपको ये तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी, उसमें से आपके ये दो चीज सेम होगी और उसके बाद ये चीज अगर सेटिस्फाई करेगी तब वो कहलाएगा राइट एंगल और आइसोलेटेड ट्रायंगल। तो अब ये इसमें क्या हो गया? दोनों हो गया ना, ये भी दोनों इक्वल भी हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है? ए बी निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हो सकता है राइट एंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल ना देके आपको बोल देगा सिर्फ आइसोलेटेड ट्रायंगल, या आपको बोल देगा पैरेललोग्राम, या आपको बोल देगा रेक्टेंगल, कोई भी कर सकते हो। बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की क्या होती है। रेक्टेंगल में जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस निकालो और चेक करो कि क्या बन रहा है, क्या चीजें इक्वल आ रही है, उसके हिसाब से आप पता कर लोगे कि ये कौन से शेप की वर्टिसेस है। सबसे पहले ए बी निकाल लेता हूं। ए बी मतलब ये दोनों डिस्टेंस, तो अंडर रूट 3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये देखते हैं। 3 + 2 कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81, ये 81 आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? अंडर रूट 5 और 1 6, 8 और 2 10, कितना हो गया? 106। चलिए कोई बात नहीं, ए बी। अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कितना आता है देखते हैं। बी सी कितना? 7 - 3 4 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस और -4 मतलब 14 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब 4 का स्क्वायर तो कितना होता है? 16 होता है। चलिए कोई बात नहीं, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 14 के स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1 4 जा 4 2 जा ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 6 9 1 196, तो ये हो गया 196। 196 प्लस 16 करेंगे तो कितना होगा? ये 6 और 6 12, एक इधर कैरी 9 और 1 10 और 1 11, ये हो गया 212। चलिए कोई बात नहीं, बी सी भी आ गया। अब हम निकालते हैं ए सी। ए सी की बात करेगा तो ए सी कितना होगा? ये दोनों 7 माइनस और -2 मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 10 - 5 मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 81 प्लस 25, कितना हो गया? ये 106। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी और ए सी आपस में क्या आ गया? इक्वल आ गया। और मुझे चाहिए था कोई भी दो साइड इक्वल आना, तो ए बी ए सी इक्वल आ चुका है। तो मुझे पता चल चुका है भाई कि ए बी और ए सी आपस में क्या इक्वल है, मतलब आइसोलेटेड ट्रायंगल तो कंफर्म हो गया। अब आगे बोल रहा है राइट एंगल प्रूव करो ना, तो अगर आइसोलेटेड ट्रायंगल बोलता तो मैं यहीं छोड़ देता और लिख देता कि हाँ ए बी ए सी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ आइसोलेटेड ट्रायंगल। लेकिन अब राइट एंगल भी प्रूव करना, राइट एंगल के लिए मुझे क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस, इसको हम नाम मान लेंगे कौन सा? कोई भी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये अगर सेटिस्फाई कर लिया तो इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बी सी स्क्वायर मतलब ये हो गया, तो अंडर रूट 212 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ये कैंसल आउट, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसल आउट, यहाँ से भी स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ गया? 212 इक्वल टू 106 प्लस 106 कितना हो गया? 212। तो मतलब LHS और RHS आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर रहा है और दो साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है भाई? ये है राइट एंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल। यही मुझे प्रूव करना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको कोई भी शेप देगा तो उस हिसाब से आप करिएगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। If 3, 3, 6, y, x, 7 and 5, 6 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x, y. अब मुझे इस क्वेश्चन में ना पैरेललोग्राम के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। क्या होता है पैरेललोग्राम? ये होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो ये मुझे पैरेललोग्राम मिल गया, तो मैं इसको एक A, B, C, D नाम दे देता हूँ, और जिसमें पॉइंट्स दे दिए हैं, इनके पॉइंट्स दिए हैं 3, 3, B का पॉइंट है आपका इसका 6, y, C का पॉइंट है इसमें x, 7 और D का पॉइंट है इसमें 5, 6। अब ये चार कोऑर्डिनेट्स दे दिया है जो कि ऑर्डर में है A B C D। चलिए कोई बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। x और y की वैल्यू निकालनी है।
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्या बोलता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? बोलता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। मिड पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा, सपोज x कॉमा, इसको नाम देते हैं x कॉमा वाई नहीं लेते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम दे देते हैं p कॉमा q। p कॉमा q जो पॉइंट है ये o नाम दे देते हैं इसको ये o नाम दे देते हैं और p कॉमा q पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो p कॉमा q है ये क्या बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल मतलब ये और ये हिस्सा सेम है, ये और ये हिस्सा सेम है, यही बोलता है बाइसेक्ट का मतलब। तो अब ये जब बाइसेक्ट करेगा, अगर मैं किसकी बात करूंगा, कोई भी एक ले लेते हैं, डायगोनल बीडी की बात करते हैं। इन डायगोनल बीडी, अब जब बीडी डायगोनल की बात करेंगे तो ओ क्या है? मिड पॉइंट है। इन डायगोनल बीडी ओ इज अ मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है p इज इक्वल्स टू, मतलब x इक्वल टू, प्रॉपर्टी होती है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y होता है मेरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो अब p, x मतलब क्या है? p है मेरा, और अगर मैं इन दोनों में से बात करूंगा x1 x2 तो आपकी मर्जी है, क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो गया 11 बाय 2। और अगर मैं q की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 6 प्लस y डिवाइड बाय 2। सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, घबराना नहीं है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं क्या लिया, डायगोनल बीडी की बात किया तो मुझे क्या मिल गया? p और q की वैल्यू मिल गई। डायगोनल बीडी की बात किया, अब मैं डायगोनल ac की बात करता हूं। तो इन डायगोनल AC, अब जब डायगोनल AC की बात करेंगे हम तो अब क्या बात करेगा? वैसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस x डिवाइड बाय 2 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, मतलब 10 बाय 2 मतलब 5 आ गया। अब अगर आप दोनों की बात करोगे तो कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 11 बाय 2, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 3 प्लस x बाय 2। तो मैं करता हूँ दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, उसको नाम देता हूँ 1 2 3 4। तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 3 कितना हो जाएगा 11 बाय 2 इक्वल्स टू 3 प्लस x बाय 2। यहाँ से 2 कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में है, तो 11 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया x। ये x की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड की। तो अब हम कंपेयर करते हैं सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे 6 प्लस y डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 6 डेट इज 4। तो y की वैल्यू 4 आ चुकी है और x की वैल्यू 8 आ चुकी है जो मुझे फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू थी और एक y की वैल्यू थी जो हमारी आ चुकी है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज किए हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको दिखता है कि आपसे नहीं बन रहा है या कोई कंफ्यूजन है, छोटे से छोटा डाउट है, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अभी ये 4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही है, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम पे खत्म होने वाले हैं। तो ऑल दी बेस्ट और प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है मुझसे जरूर पूछेगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।